क्या एक सरकारी नौकरी की कीमत 50 लाख रुपए हो सकती है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन हमारे देश में आज भी ये सवाल दहेज की कड़वी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। ये वो रकम है जो कई जगह सरकारी नौकरी वाले दूल्हों का रेट माना जाता है। तो चलिए आज इस सामाजिक प्रथा के आसपास जो कानूनी ताना बाना बुना गया है उसे जरा सुलझाते हैं और समझते हैं कि भारत का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट असल में जमीन पर काम कैसे करता है। इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कानून की नज़र में दहेज है क्या और क्या नहीं, फिर इसके लिए सजा क्या है, कुछ जरूरी अदालती मामलों को भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि दिए गए दहेज पर असल हक किसका होता है और आखिर में इसे साबित करने की जिम्मेदारी किस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कानून दहेज को परिभाषित कैसे करता है? मतलब एक गिफ्ट और दहेज के बीच की वो बारीक कानूनी लकीर आखिर है कहां? देखिए, ये कानून आया तो था 1961 में, 20 मई को पास हुआ और 1 जुलाई से लागू हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सिस्टम में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 1985 में एक बहुत ही ज़रूरी नियम जोड़ा गया। ये नियम कहता है कि शादी में मिले सभी तोहफों की एक लिस्ट बनानी होगी। तो कानून की नज़र में दहेज है क्या, इसकी परिभाषा बहुत ही वाइड रखी गई है। सीधी सी बात है, शादी के सिलसिले में दी गई कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती चीज़ दहेज है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शादी से पहले दी गई, शादी के दौरान या शादी के कई साल बाद भी, सब कुछ इसी दायरे में आता है। अब एक बहुत ज़रूरी फर्क समझना होगा। दहेज और मेहर ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मेहर मुस्लिम विवाह में दूल्हे की तरफ से दुल्हन को दी जाने वाली एक रकम है जो दुल्हन का कानूनी हक है। वहीं दहेज दुल्हन पक्ष से एक गैर कानूनी मांग है। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। तो अभी तक हमने परिभाषाएं समझी, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी अंजाम पर। क्या होता है जब कोई इस कानून को तोड़ता है? यकीन मानिए, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। इस कानून के तहत सिर्फ दहेज लेना ही नहीं, बल्कि दहेज देना, दहेज मांगना और यहां तक कि शादी के लिए अपनी संपत्ति या पैसे का विज्ञापन देना भी एक गंभीर अपराध है। अगर कोई दहेज लेने या देने के जुर्म में दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। और सजा सिर्फ जेल तक ही सीमित नहीं है, साथ में कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना भी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर दहेज की कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए थी तो जुर्माना भी बढ़कर 5 लाख तक हो सकता है। अब ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। जरा सजा की तुलना देखिए। सिर्फ दहेज मांगना भी एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है, जबकि दहेज का लेन देन करना इससे कहीं ज्यादा गंभीर अपराध माना गया है। ये कानून सिर्फ लेन देन से भी एक कदम आगे जाता है। ये दौलत को शादी के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाता है। मतलब कोई भी अखबार में या किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह विज्ञापन नहीं दे सकता कि अपनी बेटी या बेटे की शादी के बदले वो घर, पैसा या जायदाद में हिस्सा देंगे। ये अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। कानून की बातें तो हो गई, पर असल में हमारी अदालतें इसे कैसे देखती हैं? चलिए अब कुछ अहम कानूनी मामलों पर नजर डालते हैं, जिनसे पता चलता है कि असल जिंदगी में इस कानून की व्याख्या कैसे होती है। पहला मामला है विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इस केस ने दहेज हत्या के अपराध को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त तय की। इस मामले में अदालत ने साफ कहा कि किसी महिला की मृत्यु को दहेज हत्या तभी माना जाएगा जब उसकी मौत शादी के 7 साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। ये 7 साल का नियम आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे अहम मामले पर, हरिवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर। इस केस में बार बार किए जाने वाली मांगों के मुद्दे को उठाया गया था। इस मामले में अदालत ने एक बहुत बड़ी बात साफ कर दी कि दहेज की हर एक मांग अपने आप में एक नया और अलग अपराध है। मतलब अगर पहले एसी मांगा, फिर कूलर और फिर बेड, तो हर मांग के लिए अलग अलग केस दर्ज हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि दहेज दे दिया गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि उस संपत्ति पर, उस सामान पर कानूनी अधिकार किसका होता है? इस मामले में कानून बिल्कुल साफ है। दहेज में दी गई कोई भी चीज कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ दुल्हन या उसके बच्चों की संपत्ति होती है, किसी और की नहीं। मतलब अगर दुल्हन के पिता ने बेड दिया है तो उस पर पहला हक दुल्हन का है।
और अगर दहेज का सामान ससुराल वालों या किसी और ने लिया है तो कानूनन उन्हें वो सामान 3 महीने के अंदर अंदर दुल्हन को सौंपना ही होगा। ये एक कानूनी बाध्यता है। अब बात करते हैं इस कानून की एक बहुत ही अनोखी विशेषता की, यानी सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये साबित करने की जिम्मेदारी कि अपराध हुआ है या नहीं। देखिए, ज्यादातर अपराधों में क्या होता है, इल्जाम लगाने वाले को यह साबित करना पड़ता है कि सामने वाला गुनहगार है। पर दहेज के मामलों में कहानी पूरी तरह से उल्टी है। यहां जैसे ही किसी पर दहेज का आरोप लगता है, सबूत का भार उसी पर आ जाता है। मतलब अब उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। इस अपराध की गंभीरता आप इन 3 शब्दों से समझ सकते हैं। ये एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल है, जिसका मतलब है जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं है। और ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी पार्टियां आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकती। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ तो ये कानून सुरक्षा देता है, पर दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल की भी बातें होती हैं। तो एक समाज के तौर पर हम इस कानून की रक्षा करने की शक्ति और इसके संभावित दुरुपयोग के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।